अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उस्मान सीरीज के अगले वॉल्यूम 176 में खुश आमदीद। आगाज में काई कबीले में सिपाही जंग की तैयारियां कर रहे होते हैं और उस्मान साहब आगे बढ़ते हुए कहते हैं, हमने मंगोलों की दुम पर पाँव रखा है, आज नहीं तो वो कल जरूर हमारे सामने आएंगे। बगैर तरबियत का कोई एक भी सिपाही नहीं बचेगा। हम मजीद एहतियाती तदाबीर अख्तियार करेंगे। हम सरहदी इलाकों और मंगोलों की आसान गुजरगाह कराजा हिसार में और ज्यादा तदाबीर अख्तियार करेंगे। और फिर अलाउद्दीन बताता है, मेरे भाई बुरान साहब और खुलफिरा के साथ कराजा हिसार पहुंचने को होंगे। मैं आपके अहकामात के बारे में दूसरी सरहदी हदूद को मुतला करूंगा। उस्मान साहब कहते हैं, इन्हें बताओ बेटे, इन्हें बताओ। गोंजा बेटी को साथ लेकर अक हिसार के लिए सवारी करो। हमने अभी इसे फतह किया, हमें इसे मजबूत करने की जरूरत है। जब हम एक तरफ मंगोलों से पंजा आजमाई करेंगे, दूसरी तरफ हम काफरों को भी नहीं छोड़ेंगे, इनसे नजरें नहीं हटाएंगे। तो अलाउद्दीन कहता, जो आपका हुक्म हजूर, इजाजत दे, मैं तैयारियों को हतमी शक्ल देता हूँ बाबा। उस्मान साहब कहते हैं, तुम्हारा रास्ता कशादा हो बेटे। और अलाउद्दीन वहाँ से रवाना हो जाता है। इस दौरान गद्दार एलबाए वहाँ पर उस्मान साहब का घोड़ा लेकर आता है और बताता है, आपने कहा कि आप घोड़ों की रखवाली खत्म है, लेकिन अल्तुतान का ख्याल रखना मेरे लिए एजाज है। मैंने अभी इसके नालों को तब्दील किया है। तो उस्मान साहब अपने घोड़े को देखते हैं और कहते हैं, शुक्रिया एलबाए, सलामत रहो। इस दौरान साथ ही लोहार हैदर अल्लाह हक है अल्लाह कहते हुए तलवारें बना रहा होता है और उस पर कारी ज़रबे लगा रहा होता है। उस्मान साहब उसका साथ देना शुरू कर देते हैं। उस्मान साहब कहते हैं, हाई कहकर अल्लाह के नाम की खातिर इस फौलाद को लगाएगी ज़रब। बहादुरों का मैदान जंग में काफरों की पीठ पे तलवार का कारी जख्म एक ही है। ए बहादुरों, अल्लाह का नाम पूरी दुनिया तक फैलाने के लिए मजीद कारी ज़रबे लगाओगे और हमारी फौज में एक भी सिपाही बगैर हथियार के नहीं बचेगा। तो सब कहते हैं, आपका हुक्म सर आंखों पर हजूर। और फिर वो लोहार कहता है, जब तक हमारी कलाइयों को फारिज नहीं हो जाता, अल्लाह के हुक्म से हम कारी ज़रबे लगा सकते हैं। उस्मान साहब कहते हैं, वल्लाह। और फिर इस दौरान शामिल वहाँ पर आता है और आकर बताता है, हजूर, सरदारान ने जिरगे में अपनी नशिस्तें ले ली हैं। उस्मान साहब कहते हैं, ए वाला शामिल। और वहाँ से जिरगे की जानब रवाना होते हैं, जबकि पीछे खड़ा गद्दार इलबाई कहता है, अपनी तदबीरें ले लो, तदबीरें लो जरा उस्मान, जब सब तदबीरें नाकाम हो जाएंगी तो मैं तुम्हारी सरदारी को देख लूंगा। दूसरी जानब जंगल में हम देखते हैं कि पोइना छुपती छुपाती सोफिया से मिलने की जगह पर आती है और बताती है, खाला, मैं पकड़े जाने के बिल्कुल करीब थी। और उसके हाथ में वही सलीबी हार होता है। सोफिया जब उसे देखती है तो पूछती है, क्या हो रहा है छोटी चिड़िया? तो पोइना यानी मरियम उस लम्हे को बताती है जब वो फातिमा से लड़ रही थी और उसका हार जमीन पर गिर गया था और उसने बड़ी मुश्किल से उस हार को उठाया था। और फिर सोफिया को बताती है कि मैं फातिमा की मावर बन गई हूँ, अब हम उनके ज्यादा करीब हैं। ये सुनकर सोफिया खुश होते हुए कहती है, बहुत खूब, और भी ज्यादा करीब हो जाओ, अच्छी तरह इनका भरोसा जीतो। तो पोइना कहती, वक्त आ गया है, मैं इनको मारने के लिए इंतजार कर रही हूँ खाला। सोफिया कहती है, तुम्हारा वहाँ होना मेरे काम को आसान कर रहा है, देखो तुम्हारी बदौलत मैंने मंगोलों को इन तमाम काइयों पे मुसीबत बना दिया है। तो पोइना कहती, बिल्कुल। और फिर कहती है, जानती हूँ खाला, खुदावंद ने अपना इंसाफ दिखाया, उन्होंने मुझसे मेरा खानदान छीना, खुदावंद ने उनसे उनकी बेटी ले ली। बाला बाला बहुत तकलीफ झेल रही है, मेरे जितनी बहुत तकलीफ झेल रही है। तो सोफिया कहती, तुम्हारे जितनी नहीं, तुम्हारा कोई नहीं है, उसका शोहर, बच्चे, वो सब उसके साथ है। जबकि इधर काई कबीले के सरदारी खेमे में जिरगे में बेगम खातून उस्मान साहब को कहती है, बुरहान साहब कराजा हिसार में मंगोलों के मुकाबले जहाँ तक अलाउद्दीन साहब है, तो वो अक हिसार में बाज़ंतीनी काफरों के मुकाबले तदाबीर अख्तियार किए हुए हैं। आप ये कह रहे हैं हजूर, दूसरे भी एहतियाती तदाबीर अख्तियार कर रहे हैं, हम जानते हैं, लेकिन उस्मान साहब कहते हैं, लेकिन आपकी परेशानी का सबब क्या है बेगम खातून? तो बेगम कहती है, मंगोलों के आने पे क्या होता है हम सब जानते हैं। इस तरह के खतरे के खिलाफ सिर्फ एहतियाती तदाबीर अख्तियार करके इनके मद्दे मुकाबले आ सकते हैं, ये मैं नहीं जानती हजूर। उस्मान साहब पूछते, हमें क्या करने की जरूरत है? तो बेगम कहती है, अगर हमारा सामना किसी ऐसी मुसीबत से है, दरमियान की तरह, जानदार की तरह, मजबूत तुर्क इमारतों की तरह इत्तेहाद कायम करके सरहदों पे भी इत्तेहाद को यकीनी बनाने की जरूरत है, मैं ये कह रही हूँ हजूर। तो उस्मान साहब पूछते, हमें क्या करने की जरूरत है जरकुताई? तो जरकुताई कहता है, हजूर, जानदार और दरमियान ने मंगोलों के सामने सर तस्लीम खम किया है, यकीनन बेगम खातून को ये मालूम है, इसलिए हजूर बेगम खातून का इशारा करदा रास्ता वो रास्ता नहीं है। और फिर सरोजा कहता है, हजूर, मैं भी जरकुताई साहब की तरह सोचता हूँ। तो बेगम कहती, आप सरदारी में अभी नए हैं सरोजा साहब। तो उस्मान साहब कहते हैं, अभी वो नए हैं, लेकिन वो सही और गलत को अलग करने के जितने माहिर हैं। हम मंगोलों के खिलाफ सर तस्लीम खम करने वालों और इनकी अतात करने वालों पर भरोसा करने की हालत में नहीं है। बेगम खातून, अगर हम आपकी कही गई रस्सी के साथ कुएं में कूदते हैं तो हमारी हालत पतली हो जाएगी। हम मंगोलों के खिलाफ अकेले हैं, लेकिन हमारी रियासत और हमारे लोगों पर नजरें जमाने वालों के मुकाबले हमेशा मोहतात रहेंगे। जबकि इस दौरान बाहर से ड्रम बजने की आवाज आती है और सब लोग बाहर मतवज्जा होते हैं। और जैसे ही हम बाहर देखते हैं तो मंगोल कमांडर ओलुगान अपने सिपाहियों के हमरा काई कबीले में दाखिल हो रहा होता है, जिसे देखते ही तमाम काई कबीले के लोग और सिपाही उसकी जानब भागते हैं और उसका रास्ता रोकते हैं। लेकिन मंगोल कमांडर ओलुगान अपने घोड़े पर सवार होकर काई कबीले में दाखिल होता ही चला जाता है। बाला खातून और फातिमा भी उसे देखती हैं। फातिमा कहती, ये आने वाला आदमी मंगोल है। और फिर उलगन कहती है, इनके मलऊन कदम हमारी सरजमीन पर आ चुके हैं। और फिर बाला फातिमा से कहती है, फातिमा शाबाश बेटी, तुम खेमे में जाओ। और फिर फातिमा खेमे में रवाना हो जाती है। और फिर इस दौरान उस्मान साहब और बाकी साहब भी सरदारी खेमे से बाहर आ जाते हैं और मंगोल कमांडर ओलुगान को देखते हैं। और फिर इस दौरान आइकुत भागता हुआ उस्मान साहब के पास आता है और आकर बताता है, हजूर, ये आने वाला मंगोल कमांडर ओलुगान है। उस्मान साहब पूछते, इसके कबीले आते हुए तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं हुआ? तो आइकुत कहता, हजूर, वो आनन फानन कबीले के गिर्द नमूदार हुए, जिम्मेदारी पे मामूर सिपाहियों ने नहीं देखा और कमांडर ओलुगान मुसलसल सरदारी खेमे के जानब बढ़ रहा होता है, जिसे देखकर बेगम खातून कहती है, जब हम मुसीबत के बारे में बात कर रहे थे, मुसीबत हमारे दरवाजे पर आ गई है, अब हम क्या करेंगे उस्मान साहब? उस्मान साहब कहते, वो यहाँ जिस तरह आए
आए हैं, इनका अंजाम वैसा ही होगा। मंगोल कमांडर और मंगोल सिपाहियों को देखकर काई कबीले के लोग बहुत परेशान हो रहे होते हैं और कहने लग जाते हैं, ये यहाँ क्या कर रहे हैं, इनका यहाँ क्या काम है, वो हमें अच्छी खबर देने के लिए यहाँ नहीं आए। और फिर वो मंगोल कमांडर ओलुगान सब लोगों को खामोश करवाते हुए उस्मान साहब से कहता है, उस्मान साहब भी कहते हैं, कमांडर ओलुगान। तो ओलुगान कहता, हमारे आने को क्यों महसूस नहीं किया, कहकर अपने सिपाहियों से गुस्सा न करो, करासी साहब से बैत लेकर ना हमवार वादियों को अबूर करते हुए यहाँ आए हैं। इसके अलावा अगर हम ना चाहें, सिर्फ तुम ही नहीं, आसमान का आकाब तक हमारी आमद को महसूस नहीं कर सकता। और फिर इसके बाद अपने घोड़े से नीचे उतरता है और आसमान की जानब देखते हुए गहरी सांस लेता है और फिर आगे बढ़ता हुआ उस्मान साहब की जानब आता है। उस्मान साहब कहते हैं, जमीन की आसमान की दोनों के दरमियान जितना कुछ है, मैं सब कसम खाता हूँ, तुम जैसे लोग जब तक तुम हमारी जमीनों पे आते रहोगे, हम हमेशा तेज धारी तलवार होंगे। ये सुनकर ओलुगान हंसता है और कहता है, हमेशा जंग के लिए तैयार हो? हाँ उस्मान, लेकिन मैं यहाँ लड़ने के लिए नहीं बल्कि अपनी पहचान करवाने आया हूँ। और फिर इसके बाद कहता है, मैंने अपना एलची तोयगर तुम्हारे पास भेजा, लेकिन ना वो खुद वापस आया और ना ही तुम्हारी तरफ से टैक्स आया। तो मैंने कहा कि उस्मान के पास चलकर इसके मेहमान बन जाए। तो उस्मान साहब कहते हैं, तुम्हारा एलची तोयगर, हम इस मौजू पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले अपने नौकरों से कहो, क्योंकि यहाँ मेहमान बनकर आए हो, मेहमानों की रवायत के मुताबिक हरकत करें दूसरी सूरत में। और फिर कहते हैं, चलो अंदर चलते हैं। और उस्मान साहब अंदर रवाना हो जाते हैं। जबकि ओलुगान भी जब पीछे जाने लगता है तो उसकी नजर जैरकुताई पर पड़ती है। तो वो जैरकुताई से कहता है, जैरकुताई, आह जैरकुताई, अपने नाम से और दूसरा अपने खून की हद तक मंगोल रह गए हो। हाँ, और ये कहकर वो भी अंदर रवाना हो जाता है। इसके बाद हमें एक घोड़े पर सवार मंगोल शख्स दिखाया जाता है जो कि अपना चेहरा ढांपे सेब खा रहा होता है और आगे बढ़ रहा होता है। इस दौरान काई सिपाही अपने घोड़े भगाते हुए उसके पास आते हैं और उससे पूछते हैं, तुम कौन हो अजनबी, तुम यहाँ अकेले क्यों घूम रहे हो? जिस पर वो मंगोल कोई जवाब नहीं देता और खामोश रहता है। और फिर वो काई सिपाही अपने घोड़े से नीचे उतरता है और उससे पूछता है, क्या तुमने सुना नहीं? तो मैं तुमसे कह रहा हूँ, मंगोल मुसीबत सरहदों की तरफ आ रही है, अपने घर लौट जाओ। जिस पर वो आदमी कहता, सुना है, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, लेकिन क्यों लौटूं? मंगोलों की आमद ने तुम्हारे दिल को हिला दिया है। जिस पर वो सिपाही कहता, मैं तुम्हारे लिए फिक्रमंद हो रहा हूँ, नहीं तो यहाँ मौत इन कमजोर लोगों का शिद्दत से इंतजार कर रही है। ये सुनकर वो आदमी अपने घोड़े से नीचे उतरता है और आगे बढ़कर पूछता है, मंगोलों को कौन मारेगा? उस्मान है? तो वो काई सिपाही कहता, हाँ उस्मान साहब और इनके चाको चौबंद सिपाही, इतना काफी है कि वो सरकश यहाँ अपना चेहरा दिखाए। तो वो आदमी कहता है, आज तुम खुशकिस्मत हो मजबूत लड़के, तुम्हारी बात हकीकत का रूप धार चुकी है। और ये कहकर वो जैसे ही अपना चेहरा अया करता है तो काई सिपाही भी अपनी फौरन तलवारें निकाल लेते हैं, मगर वो पलक झपकने से पहले ही अपने खंजर निकाल कर उस काई सिपाही की गर्दन पर रख देता है और उसे फौरन शहीद कर देता है। और फिर अगले ही लम्हे बाकी सिपाहियों पर भी हमलावर हो जाता है और बहुत ही महारत के साथ उन सबको एक एक करके शहीद कर देता है और बहुत ही जल्द सबको शहीद कर दिया जाता है। सबको शहीद करने के बाद वो खुशी से कहता, अहमक अहमक। इसी दौरान उसके मंगोल सिपाही भी पीछे से आ जाते हैं और उसके पास पहुंचकर एक सिपाही घोड़े से नीचे उतरकर उसके पास आता है और उसके सामने झुककर बैठ जाता है। तो वो मंगोल कमांडर कहता, कमांडर ओलुगान उस्मान के कबीले में है, वो उस्मान की आंखों को धोखे से अंधा कर देगा, वो पुरस्कून होंगे, वो समझेंगे कि अब कोई हमला नहीं होगा और उसी वक्त कराजा हिसार उनकी कब्र बनेगा। ये सुनकर उसका सिपाही पूछता, हम अंदर कैसे जाएंगे कमांडर अल्तुगा? तो अल्तुगा एक नक्शा उसकी जानब फेंकते हुए कहता है, जब रात होगी तो हम खुफिया रास्तों से दाखिल होकर कराजा हिसार के दफा को तोड़ देंगे, इन्हें जरा भी खबर नहीं होगी। तो उसका सिपाही पूछता, आपको खुफिया रास्तों का किसने बताया कमांडर अल्तुगा? तो अल्तुगा कहता है, ओलुगान का एक जासूस उस्मान के बहुत करीब है जो उनकी हर कमजोरी को जानता है, वो जासूस पहले ही हमें कराजा हिसार पेश करेगा और फिर शहजादे उरहान का काई कबीले के सरदारी खेमे में कमांडर ओलुगान उस्मान साहब से कह रहा होता है, मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ उस्मान, हमने बहुत से किले और शहर फतह किए, लेकिन मुझे खेमों के अलावा कहीं भी सुकून नहीं मिला। उस्मान साहब पूछते, क्या तुम यहाँ सिर्फ ये बात करने के लिए आए हो? तो ओलुगान एक बैठने वाली गद्दी उठाकर उस्मान साहब के सामने बैठ जाता है और अपने सिपाही को इशारा करता है तो उसके आदमी उसके सामने खाने के मशरूबात और खाना रखते हैं। ओलुगान उस मशरूब को डालते हुए कहता है, पहले हम कोमस पीते हैं उस्मान, मैं कोमस पिए बगैर किसी से दोस्ती नहीं करता। तो उस्मान साहब कहते हैं, मरे हुए भेड़िए के सिवा तुम्हारा कोई दोस्त नहीं। तो ओलुगान उस कोमस को पी जाता है और कहता है, जब मैं तुम्हारे कबीले में आया मुझे कुछ महसूस हुआ, तुम्हारे सिपाही तैयार हो रहे हैं, या तुम अनकरीब किसी से जंग करने जा रहे हो या तुम तवक्को कर रहे हो कि कोई तुम पर हमला करेगा? उस्मान साहब कहते, तुर्क जालिमों से लड़ते हुए अपनी जिंदगी गुजारते हैं और भेड़िए गिदड़ों को मारकर अपनी जिंदगी गुजार देते हैं, हम जंग के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। अब तुम्हारी दावत के सबब तुम्हारा एलची तोयगर मेरी तलवार से मारा गया, मैंने उसका सर कलम किया। ये सुनकर ओलुगान को बहुत गुस्सा आता है और वो खड़ा हो जाता है और खेमे में पड़ी एक तलवार को उठाकर देखने लग जाता है और कहता है, तो तुमने तोयगर को एरलिक खान से मिलवाया है और तुम बता रहे हो कि तुमने तोयगर को कितनी आसानी से मारा है उस्मान? और फिर तलवार उनके सामने फेंक देता है। ये देखकर जरकुताई गुस्से से अपनी तलवार निकालने लगता है। उस्मान सब उससे रोक देते हैं। उसे देखकर ओलुगान कहता है, जरकुताई तुम अब भी एक जंगली हो। उसे जानब हमें कराजा हिसार दिखाया जाता है जहाँ पर उरहान अपने तमाम सिपाहियों से मुखातब होकर कहता है, सिपाहियों आप कराजा हिसार में इक़दामात में इजाफा करेंगे और इन रास्तों पर भी जो कराजा हिसार की तरफ जाते हैं, एक जानब मंगोल दरवाजे पर है और दूसरी तरफ वो कुत्ता लोकास। हम अपनी जानों से बढ़कर कराजा हिसार का दिफा करेंगे। अगर किसी ने कमजोरी दिखाई तो या कोई अपना वजीफा अदा नहीं करता, मैं उस पर हरगिज रहम नहीं करूंगा। अब सब अपने वज़ाइफ पर वापस जाएं। तो सब सिपाही कहते हैं, जैसे आपका हुक्म मेरे शहजादे, और वहाँ से रवाना हो जाते हैं। और पीछे से उरहान बुरान से कहता है, बुरान साहब कबीले के दाखिली दरवाजे पर मुहाफिजों की तादाद में 5 गुना इजाफा कर दें। बुरान कहता, आप हक
बजानब है मेरे शहजादे, मैं इसे देख लूंगा। और वो भी आगे बढ़ जाता है और फिर होलफिरा उरहान से कहती है, उरहान मुझे इन खवातीन को जमा करने की इजाजत दे जो तलवार चला सके, हमें चौकन्ना रहना चाहिए जबकि मंगोल दरवाजे पर है, कई खवातीन को बेकार नहीं बैठना चाहिए। तो उरहान कहता है, आह मेरी होलफिरा, मेरी खूबसूरत बीवी, हर गुजरते दिन के साथ जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ मैं पहले दिन की तरफ वापस लौट जाता हूँ जब बचपन में मैंने तुम्हें पहली दफा देखा था, और फिर मुझे तुमसे वैसी ही मोहब्बत होने लगती है। तो होलफिरा कहती है, फिर इसका मतलब है कि आपकी मोहब्बत वक्तन फवक्तन कम होती जा रही है शहजादे, क्योंकि आप मुझसे दोबारा मोहब्बत होने लगी है। तो उरहान कहता है, मैंने ये नहीं कहा मेरी चांद से जिंदगी, मैंने कुछ और कहा है। तो होलफिरा कहती है, मुझे ऐसा लगा जैसे आप मौजू को तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। उरहान कहता, क्या ऐसा है? ठीक है, मुझे लगता है कि तुम मौजू को तब्दील करने की कोशिश कर रही हो, मुझे बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तो होलफिरा कहती, मैं ठीक हूँ। उरहान कहता, होलफिरा जब मैं तुम्हारी आंखों में देखता हूँ मैं वहाँ एक बढ़ती हुई परेशानी देख सकता हूँ, चलो बताओ मुझे। तो होलफिरा कहती है, मेरी परेशानी ये है कि मैं आपके वज़ाइफ में आपकी खातिर खवा मदद नहीं कर पा रही। तो उरहान कहता है, सिर्फ एक नजर से तुम मुझे पूरी दुनिया को शिकस्त देने की ताकत देती हो, तुमने अच्छा सोचा, खवातीन को तैयार करो, हम इन मंगोल कुत्तों को जीतने नहीं देंगे। होलफिरा कहती, ठीक। उसे जनाब हमें एक कारवां सराय दिखाया जाता है जहाँ सोफिया लुकास से कह रही होती है, मेरी छोटी चिड़िया ने मुझे अच्छी खबर दी है लुकास, वो इनका एतमाद जीत रही है। तो लुकास कहता है, फिर हम अपने मकसद के एक कदम करीब है, मैं आपको भी एक अच्छी खबर दूंगा, और लुगान वो उस्मान की हदूद में दाखिल हो गया है। तो सोफिया कहती, खूब, उस्मान इस जहन्नम से कभी नहीं निकल सकेगा, जब वो मंगोल के साथ निमट रहा होगा वो कमजोरी दिखाएगा। लुकास कहता, हम इस कमजोरी को अपने हथियारों में तब्दील कर देंगे, हम बोरसा वापस नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे उस्मान के करीब। और फिर इधर काई मेले में उस्मान साहब ओलुगान से कहते हैं, उसने मेरे दीवार में हद पार की क्योंकि वो एक एलची था, मैंने इसे एक बार माफ कर दिया, लेकिन जुल्म कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये सुनते ही ओलुगान अपनी तलवार निकालता है और उसे उस्मान साहब की जानब बढ़ाते हुए उनकी गर्दन के करीब ले जाता है और कहता है, बहुत ज्यादा बहादुरी भी आदमी को कैद कर देती है, तो ऐसा लगता है टॉइगर की मौत इसी वजह से वाकई हुई। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, तुम्हारे यहाँ आने की वजह जो भी थी तुम्हें उसका जवाब मिल गया, मेहमान के तौर पर तुम्हारे क्याम का मकसद क्या है। तो ओलुगान कहता है, हमने टॉइगर को एक वजह से कासद बनाकर भेजा था उस्मान, हम पहले मंगोलों का सख्त चेहरा दिखाना चाहते थे। तो उस्मान साहब कहते हैं, मुझे नहीं मालूम कि तुम आखिरी हो या नहीं, लेकिन तुम पहले मंगोल नहीं हो जिन्हें मैंने देखा है। तो ओलुगान कहता, मैं जानता हूँ उस्मान, हम यहाँ आए और फिर यकीन हो गया कि तुम ताकत के खिलाफ नहीं झुकोगे, लिहाजा हम इत्तेहादी बनना चाहते हैं, करासी जानदार दरमियान झुकने वालों से पहले हमें ऐसे इत्तेहादियों की जरूरत है जो मजबूत खड़े हों। तो उस्मान साहब कहते हैं, इत्तेहाद से तुम्हारा क्या मतलब है। ओलुगान कहता, हम बात करेंगे, लेकिन तुम जानते हो हम एक तवील सफर तय कर चुके हैं, जैसा कि तुमने हमें यहाँ मेहमान के तौर पर कबूल किया है, हम कुछ आराम करना चाहेंगे। उस्मान साहब कहते, तो तुम्हें आराम करने की जरूरत है, हाँ। और फिर जरकुताई से कहते हैं, जरकुताई इसका ख्याल रखना। जरकुताई कहता, जैसे आपका हुक्म मेरे हुजूर। ओलुगान कहता है, तुमने हमारे साथ कोमस नहीं बांटी, चलो शाम को खाना बांटते हैं, फिर हम बात कर सकते हैं। और ये कहकर ओलुगान बाहर रवाना हो जाता है। तो पीछे से उस्मान साहब कहते हैं, बदमाश, इसकी नीयत जल्द वाज़ेह हो जाएगी। जबकि बाहर बाला खातून और बाकी खवातीन खाना तैयार कर रही होती हैं। बाला कहती, शाबाश खवातीन, शाबाश बाजियान, हमें तेजी से काम करने की जरूरत है। ओलगन कहती, मैं इन घटिया मंगोलों का खाना पकाना नहीं चाहती। बाला कहती, पुरस्कून हो जाओ ओलगन, उस्मान साहब इसकी मेजबानी कर रहे हैं, लिहाजा हमें करना पड़ेगा। और फिर इस दौरान बेगम भी वहाँ पर आती है और कहती है, ठीक है ओलगन, मुझे भी बुरा लग रहा है, इन जालिमों ने बहुत खून बहाया है। बाला कहती, हम इनसे खून और खाने दोनों का हिसाब लेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी वो यहाँ मेहमान है। ओलगन कहती, इन नापाक मंगोलों को पत्थर खाने को दो, अल्लाह इन पर लानत करे। तो गाजी कहता है, आप ऐसा क्यों कह रही है माँ, मेरे बाबा भी मंगोल है। ये सुनते ही ओलगन थूकते हुए कहती, तोबा तोबा, मेरा ये मतलब नहीं था। और फिर बाला कहती है, गाजी जरकुताई साहब जैसे लोग मुख्तलिफ है, हम जालिमों पर लानत भेज रहे हैं, पत्थर दिलों को उठाने वाले। ये सब सुनकर पोइना सब्जी काटते हुए कहती है, आप सब के लिए नरम दिल है, लेकिन मेरा खानदान, आपने उन पर रहम क्यों नहीं किया। और फिर बेगम कहती है, हम मुश्किल वक्त से गुजरने जा रहे हैं, हमें काफरों और मंगोलों दोनों से निपटना पड़ेगा। तो आयशा कहती, काफर हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते, मेरे बाबा हम सब की हिफाजत करेंगे और तमाम काफरों को मार डालेंगे। और फिर पोइना बाला से पूछती है, क्या आपने बहुत से बाज़ंतीनियों को मार डाला। तो बाला कहती है, जंग इंसाफ फराहम करने की है बेटी, हम दुश्मन को मारने के लिए अपनी तलवारें नहीं चलाते बल्कि हक के लिए उठाते हैं, लेकिन हाँ मैंने कई बाज़ंतीनियों की जानें ले ली। और फिर फातिमा कहती, ये वही थे जो इसके अहल थे, उन्होंने हमें बहुत तकलीफ दी, फिर हम इन पर कड़कती हुई बिजली की तरह लपके। ये सुनकर पोइना को बहुत गुस्सा आता है और वो तेजी से जब सब्जी काटने लगती है तो छुरी से उसकी उंगली काटी जाती है। ये देखकर बाला फौरन उसके पास आती है और कहती है, बेटी ध्यान से, ये मुझे दो, और उसकी उंगली पर पट्टी करती है। और फिर उधर बाहर आते हुए ओलुगान जरकुताई से कहता है, जरकुताई सरदार है तो तुम उस्मान के सिर्फ पैरोकार नहीं बल्कि एक सरदार हो जिसकी दीवान में कोई आवाज है। हाँ? तो जरकुताई कहता है, मैं एक पैरोकार और सरदार दोनों हूँ और 1000 सिपाही इसके मकसद के लिए लड़ रहे हैं। तो ओलुगान कहता, एक दफा का जिक्र है, तुम बालगे के एक सिपाही थे जो ताकतवर मंगोल कमांडर था, एक ताकतवर मंगोल जो तुर्कों के खिलाफ खूनखार था और मर्दों, औरतों और बच्चों को जिबा करता था। तो जरकुताई कहता है, कुत्ते के साथ चलने वाला कुत्ता, भेड़िए के साथ चलने वाला भेड़िया। ये सुनते ही ओलुगान रुक जाता है और फिर जरकुताई कहता है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सही रास्ता मिल गया है, मैं अपना माजी भूल गया हूँ। तो ओलुगान उससे कहता है, एक कुत्ता रेवड़ में एक भेड़िया लाता है और फिर उसकी गर्दन पकड़ते हुए कहता है, तुम मंगोल का कुत्ता बनोगे। तो जरकुताई हंसने लग जाता है। ओलुगान कहता, लेकिन तुम्हारा भाई अल्तुगा ऐसा नहीं है, इसकी अपने खून और खान से सदाकत बुलंद तरीन पहाड़ों से भी ज्यादा बुलंद है। ये सुनते ही जरकुताई बहुत परेशान हो जाता है और कहता है, आह अल्तुगा। और ओलुगान आगे बढ़ता है तो पीछे से जरकुताई पूछता, अल्तुगा मान लेते हैं कि वो तुम्हारे मातहत है, क्या वो अब तुम्हारे साथ सरहदों पर
है। तो लुगान कहता हाँ वो है, वो तुम्हारे लिए आया है जरकुताई, यही उसका वजीफा है, तुम दोनों बहुत जल्द मिलोगे। तो जरकुताई बहुत परेशान हो जाता है। इस दौरान एक सिपाही आकर बताता है जरकुताई साहब खेमा तैयार है। और फिर जरकुताई ओलुगान से कहता तुम जाओ और थोड़ा आराम करो। और जरकुताई वहाँ से रवाना हो जाता है। इस दौरान एल्बाए घोड़ा लेकर वहाँ से पास से गुजर रहा होता है, जिसे देखकर ओलुगान कहता कितना खूबसूरत घोड़ा है, और उस घोड़े के पास आता है और एल्बाए से कहता पूरी तौर पर कार्रवाई करो एल्बाए, और उसे ये पैगाम देकर खेमे की जानब बढ़ जाता है। दूसरी जानब हमें आखिरसार किला दिखाया जाता है, जहाँ पर अलाउद्दीन अपने सिपाहियों से कह रहा होता है बाज़ंतीनी खामोश है, लेकिन हम चौकस रहेंगे, पहरेदारों की तादाद में इजाफा करो। तो तमाम सिपाही कहते जैसे आपका हुक्म मेरे शहजादे। अलाउद्दीन कहता शुक्रिया, अब सब काम पर लग जाए। तो तमाम सिपाही वहाँ से रवाना हो जाते हैं। और फिर इस दौरान कायनुमाज इजाजत लेकर अलाउद्दीन के पास आता है और आकर सलाम करता है और कहता है आप मुझसे मिलना चाहते थे मेरे शहजादे। अलाउद्दीन कहता कायनुमाज, उस्मान साहब ने तुम्हारी वफादारी को कबूल कर लिया है। तो कायनुमाज कहता अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह उस्मान साहब को लंबी उम्र अता फरमाए। और फिर गोंजा कहती यह तुम्हारे पास आखिरी मौका है कायनुमाज, माजी से कुछ सबक हासिल करो। तो कायनुमाज कहता है अब से उस्मान साहब का मकसद मेरा मकसद है, मैं इन्हें मायूस नहीं करूंगा गोंजा खातून, फिक्र न करें। और फिर अलाउद्दीन कहता है हम फजर के वक्त कबीले की तरफ रवाना होंगे। कायनुमाज कहता जैसे आपका हुक्म मेरे शहजादे, और वहाँ से रवाना हो जाता है। और फिर पीछे से गोंजा को परेशान देखकर अलाउद्दीन कहता गोंजा तुम परेशान लग रही हो, या कोई मसला है? गोंजा कहती मंगोल वो फिर से खूनरेजी लाए हैं अलाउद्दीन, बहुत ज्यादा लोग मर गए, बहुत से खानदान बर्बाद हो गए। तो अलाउद्दीन कहता है हम उनसे खून के हर कतरे का हिसाब लेंगे, परेशान न हो। और फिर कहता है मेरी हमदर्द खातून, हम मिलकर तमाम जख्मों को भर देंगे है? और उसके हाथ चूमता है। तो गोंजा कहती एक साथ बिल्कुल मदरसे वाले। नाज़रीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दे, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे, ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।